हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि राजस्थान बोर्ड की बुक्स में पढ़ा रही हूँ। क्लास 6 की बुक में कंप्लीट करवा चुकी हूँ। क्लास 6 की बुक में 10 चैप्टर थे और 10 चैप्टर आपके 5 वीडियो में कंप्लीट हो गए हैं। यानी एक वीडियो में मैंने दो चैप्टर कंप्लीट करवाए हैं। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आज से क्लास 7th की बुक की शुरुआत में कर रही हूँ। इस बुक में भी 10 चैप्टर हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। इस बुक में आपको क्या क्या पढ़ना है चलिए देख लेते हैं। ये आपके जो चैप्टर हैं यहाँ पर लिखे हुए हैं। वन वन जीव एवं संरक्षण, पहले चैप्टर में इनके बारे में जानेंगे। दूसरा खनिज एवं ऊर्जा संसाधन का है। तीसरा कृषि एवं सिंचाई। चौथा राजस्थान में कृषि विपणन, राजस्थान में व्यापार, राजस्थान के प्रमुख शासक, आजादी का आंदोलन और राजस्थान, आजादी से पूर्व राजस्थान में सामाजिक शैक्षणिक सुधार, संविधान निर्माण में राजस्थान का योगदान और परिशिष्ट महात्मा गांधी। 10 चैप्टर हैं इसमें भी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला चैप्टर है वन वन्य जीव एवं संरक्षण। इससे कई प्रश्न बन सकते हैं। वनों का महत्व, वनों के प्रकार, इन सब के बारे में इस लेसन में जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। लिखा है कक्षा में आज एक नए विद्यार्थी का आगमन हुआ। सभी विद्यार्थी उसके बारे में जानने के लिए उत्सुक थे। शिक्षक ने कक्षा में आकर नए विद्यार्थी से उसका नाम पूछा तथा सत्र के मध्य में प्रवेश का कारण पूछा। विद्यार्थी ने बताया, मेरा नाम ईशान है। मेरे पिता वन विभाग में कार्यरत हैं। उनका हाल ही में भरतपुर से स्थानांतरण इस शहर में हुआ है। वे केवलादेव घना राष्ट्रीय पक्षी उद्यान में कार्यरत थे। शिक्षक ने कक्षा में बताया कि इस पक्षी उद्यान में साइबेरियन क्रेन यानी सारस, बगुला, बया, बटेर, कोयल जैसे अनेक पक्षी पाए जाते हैं। वन्य जीवों एवं पक्षियों के आवास हेतु वन महत्वपूर्ण होते हैं। अब लिखा है वनों का महत्व। वनों का हमारे जीवन में बहुत ही बड़ा महत्व है, क्योंकि स्वच्छ वायु, लकड़ी, फल, ये सब हमें वनों से ही तो प्राप्त होते हैं। लिखा है वन प्रकृति के द्वारा प्रदत्त अमूल्य उपहार हैं। पेड़ पौधे हमें शुद्ध हवा देने के साथ वर्षा में भी सहयोग करते हैं। पेड़ पौधे वन्य जीवों को आश्रय प्रदान करते हैं। वन प्राकृतिक सुंदरता के साथ ही जलवायु को सम बनाते हैं। वन आजीविका के साधन भी होते हैं। आगे बढ़ते हैं। वनों का आर्थिक महत्व उनसे प्राप्त होने वाले उत्पादन से होता है। राजस्थान के वनों से इमारती लकड़ी, ईंधन की लकड़ी, तेंदुपत्ता, बांस, गोंद, खस और कई प्रकार की औषधियां प्राप्त होती हैं। आगे लिखा है वनों के प्रकार। लिखा है राजस्थान राज्य के कुल क्षेत्रफल का लगभग 10वां भाग वन क्षेत्र है। ये आपको याद रखना है। कुल क्षेत्रफल का 10वां भाग है वन क्षेत्र। आगे लिखा है राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्र उदयपुर और सबसे कम वन क्षेत्र चूरू जिले में पाया जाता है। और ये साथ में आप याद रखिएगा। क्षेत्रफल का लगभग 10वां भाग वन क्षेत्र है। राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्र उदयपुर में है और सबसे कम चूरू जिले में है। आगे लिखा है वनों को 3 भागों में विभाजित किया गया है। आरक्षित वन, सुरक्षित वन और तीसरा है अवर्गीकृत वन। सबके बारे में डिटेल में लिखा हुआ है। यह वन सरकारी नियंत्रण में आते हैं। पहला जो आरक्षित वन होते हैं वह सरकारी नियंत्रण में आते हैं और पर्यावरण की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने के कारण इस क्षेत्र में पशु चराने व लकड़ी काटने पर प्रतिबंध होता है। ये कुल वन क्षेत्र के 1/3 से अधिक हैं। दूसरा प्रकार है सुरक्षित वन। यह वन भी सरकारी नियंत्रण में आते हैं। कुछ नियमों के साथ इस क्षेत्र में लकड़ी काटने व पशुओं की चराने की अनुमति दी जाती है। इस प्रकार के वन कुल वन क्षेत्र के आधे से अधिक क्षेत्र पर फैले हैं। तो आपको याद रखना है कि जो आरक्षित वन है इसमें पूर्णतः प्रतिबंध है लकड़ी काटने और पशु चराने पर, और सुरक्षित वन में कुछ नियमों के साथ लकड़ी काटने और पशुओं चराने की अनुमति दी जाती है। आगे बढ़ते हैं। तीसरा जो भाग है वह है अवर्गीकृत वन। तो इस श्रेणी के वन में पशु चराने एवं लकड़ी काटने पर किसी भी तरह का सरकारी प्रतिबंध नहीं होता। अब लिखा है भौगोलिक दृष्टि से वनों का वर्गीकरण। तो चलिए पढ़ लेते हैं। लिखा है अरावली पर्वतमाला राजस्थान को 2 भागों में विभक्त करती है। धरातली स्वरूप, जलवायु, वर्षा की मात्रा एवं मिट्टियों की भिन्नता को प्रभावित करने वाले
प्रमुख कारक हैं। राजस्थान में भौगोलिक दृष्टि से 3 प्रकार के प्रमुख वन पाए जाते हैं। सबसे पहला प्रकार है उष्णकटिबंधीय कटीले वन। तो ये वन राजस्थान के शुष्क एवं अर्ध शुष्क भागों में पाए जाते हैं। तो जो शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्र है वहां पर कटीले पेड़ पौधे ही उगते हैं, ये आपको याद रखना है। यह बीकानेर, चूरू, जैसलमेर, बाड़मेर, नागौर, जोधपुर, सीकर, झुंझुनू, जालौर आदि जिलों में पाए जाते हैं। तो ये आपको याद रखना है। जो उष्णकटिबंधीय कटीले वन है यह बीकानेर, चूरू, जैसलमेर, बाड़मेर, नागौर, जोधपुर, सीकर, झुंझुनू और जालौर जिले में पाए जाते हैं। इन वनों में झाड़ियां एवं कटीले वृक्ष पाए जाते हैं। मुख्य वृक्ष रोहिड़ा, खेजड़ी, धोकड़ा, बेर, बबूल, कैर, नीम आदि हैं। तो ये वृक्षों के नाम भी आपको याद रखने हैं। अब यदि प्रश्न पूछ लिया जाए कि राजस्थान का राजकीय वृक्ष कौन सा है तो वह खेजड़ी है। यहाँ पर आप इस चित्र में देख भी सकते हैं। ये जो खेजड़ी वृक्ष होता है इसे अधिक पानी की आवश्यकता नहीं होती है और इसकी जो लकड़ी होती है इसे कभी भी कीड़ा नहीं लगता है, ये भी आपको याद रखना है। इसकी जो फलियां होती हैं उनकी सब्जी बनाई जाती है। इसकी पत्तियां जानवर खाते हैं और इसकी छाया में बच्चे खेलते हैं। तो खेजड़ी वृक्ष के बारे में आपको इतना याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। विशेषताएं लिखी हुई हैं उष्णकटिबंधीय कटीले वन की। लिखा है यहाँ तापमान अधिक एवं वर्षा कम होती है। इस क्षेत्र में वृक्षों की पत्तियां छोटी होने के कारण वाष्पीकरण कम मात्रा में होता है। पेड़ों की जड़ें गहरी होती हैं जिनसे ये जमीन के काफी नीचे से पानी प्राप्त कर सकें। आगे लिखा है खेजड़ी बहुउपयोगी वृक्ष है। खेजड़ी को राजस्थान में कल्प वृक्ष भी कहा जाता है और ये आपको याद भी रखना है। यह राज्य वृक्ष भी है। रोहिड़ा राजस्थान का राज्य पुष्प है, यानी राजकीय पुष्प जो है वह है रोहिड़ा के पुष्प। सेवन घास अत्यंत पौष्टिक घास है जो जैसलमेर में पाई जाती है। इस चित्र में आप रोहिड़ा के पुष्प देख सकते हैं। तो पहला जो प्रकार था उसके बारे में आपने जान लिया, उष्णकटिबंधीय कटीले वन का। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इनके बारे में आपको बता दिया। अब लिखा है उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन। तो लिखा है इन वनों को मानसूनी वन भी कहते हैं। ये वन मुख्यतः बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, कोटा, बारा, झालावाड़, अलवर, अजमेर, जयपुर, सवाई माधोपुर, करौली, बूंदी एवं टोंक जिलों में पाए जाते हैं। इन वनों में सागवान, बरगद, तेंदू, सालर, महुआ, गूलर, धौक, ढाक, साल, सीताफल, बांस, आंवला, आम, नीम, शीशम आदि वृक्ष पाए जाते हैं। इन वनों की अधिकांश लकड़ियां मजबूत होती हैं। इन वनों के पेड़ ग्रीष्म काल में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, इसीलिए इन्हें पतझड़ वन कहा जाता है, यानी कि उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन, क्योंकि ये ग्रीष्म काल में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं फिर नई पत्तियां उगती हैं। आगे लिखा है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। लिखा है ये वन सदैव हरे भरे रहते हैं, इसीलिए इन्हें सदाबहार कहा जाता है। सदाबहार का अर्थ ही क्या है? सदा यानी हमेशा, बहार हमेशा हरे भरे दिखते रहते हैं। ये आबू पर्वतीय क्षेत्र में ही पाए जाते हैं। ये वन पहाड़ी के ऊंचाई वाले भाग में ही पाए जाते हैं। इन वनों में मुख्यतः आम, बांस, सागवान आदि वृक्ष पाए जाते हैं। तो वनों के जो भाग थे भौगोलिक दृष्टि से उनके बारे में आपको बता दिया और आपको याद भी रखना है कि कौन से वन का किस क्षेत्र में पाए जाते हैं। अब लिखा है राष्ट्रीय उद्यान के बारे में और यहां से प्रश्न बनने की संभावना है। तो लिखा है राष्ट्रीय उद्यान वन्य जीव अभ्यारण्य एवं संरक्षित क्षेत्र हमारी प्राकृतिक वनस्पति एवं जीवों को सुरक्षित रखने के लिए बनाए जाते हैं। राजस्थान में 3 राष्ट्रीय उद्यान हैं और ये आपको याद रखना है। कौन कौन से हैं? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान और मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान। चलिए इन सब के बारे में पढ़ लेते हैं। सबसे पहले लिखा है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। तो केवलादेव घना पक्षी अभयारण्य भरत जिले में
भरतपुर जिले में स्थित है। यहाँ साइबेरियन क्रेन, बगुले, बया, कोयल, बटेर आदि पक्षी पाए जाते हैं। दूसरा लिखा है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। ये किस क्षेत्र में है ये आपको याद रखना है। केवलादेव घना पक्षी अभयारण्य भरतपुर जिले में है और रणथंभौर सवाई माधोपुर जिले में। यहाँ बाघ, भालू, चीतल, सांभर, नीलगाय, मगरमच्छ आदि पाए जाते हैं। यह राष्ट्रीय उद्यान भारतीय बाघ के लिए प्रसिद्ध है। अब यदि प्रश्न पूछ लिया जाए कि राजस्थान का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान भारतीय बाघ के लिए प्रसिद्ध है, तो आपको याद रखना है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। आगे बढ़ते हैं, मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान। यह कोटा और चित्तौड़गढ़ जिले में फैला हुआ है। यहाँ बाघ, रीछ, जरख, गीदड़, भेड़िया, सांभर, चीतल, नीलगाय, चिंकारा, सियार आदि वन्यजीव पाए जाते हैं। तो ये आपको याद रखना है। जो मुकुंदरा हिल्स है यह कोटा और चित्तौड़गढ़ जिले में फैला है। चलिए आगे बढ़ते हैं, वन्यजीव अभयारण्य के बारे में जान लेते हैं। अभयारण्य का अर्थ अभय अरण्य यानी भय मुक्त वन, ऐसा वन जहां वन्य जीव सुरक्षित घूम सकें। इसी उद्देश्य के लिए सरकार द्वारा वन क्षेत्र को संरक्षित किया जाता है। राजस्थान में कई वन्यजीव अभयारण्य हैं, जिसमें से कुछ प्रमुख वन्यजीव अभयारण्य तालिका में दर्शाए गए हैं। तो यहाँ पर वही दर्शाए गए हैं जो प्रमुख हैं। तो चलिए जो प्रमुख हैं उनके बारे में पढ़ लेते हैं। लिखा है राष्ट्रीय मरु उद्यान वन्यजीव अभयारण्य। ये किस जिले में है? ये है जैसलमेर और बाड़मेर जिले में। वन्यजीव कौन कौन से हैं? गोरावन, ये राजकीय पक्षी है राजस्थान का। भेड़िया, सियार, लोमड़ी, चिंकारा, नीलगाय। दूसरा लिखा है कैला देवी वन्यजीव अभयारण्य। तो ये सवाई माधोपुर और करौली जिले में है। यहाँ पर बघेरा, भेड़िया, चीतल और खरगोश पाए जाते हैं। तीसरा लिखा है कुंभलगढ़ वन्यजीव अभयारण्य। तो ये राजसमंद, पाली और उदयपुर जिले में फैला है। यहाँ पर वन्यजीव कौन कौन से हैं? भालू, बाघ, चिंकारा और नीलगाय। अगला लिखा हुआ है फुलवारी की नाल वन्यजीव अभयारण्य। ये उदयपुर जिले में है। यहाँ पर बाघ, चीतल, सियार, भेड़िया और सांभर पाए जाते हैं। अगला लिखा है सरिस्का वन्यजीव अभयारण्य। तो ये अलवर जिले में है। यहाँ पर बाघ, जरख, सांभर और चीतल पाए जाते हैं। अगला लिखा है टोडगढ़ रावली वन्यजीव अभयारण्य। तो ये राजसमंद, अजमेर और पाली जिले में है। यहाँ पर तेंदुआ, भालू, बाज, सियार और नीलगाय और रीछ पाए जाते हैं। अगला लिखा है सीता माता वन्यजीव अभयारण्य। ये प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ और उदयपुर जिले में है। यहाँ पर उड़न गिलहरी यानी उड़ने वाली गिलहरी और सांभर और लोमड़ी पाए जाते हैं। अगला लिखा है माउंट आबू वन्यजीव अभयारण्य। ये सिरोही जिले में है। यहाँ पर रीछ, जंगली मुर्गा, चिंकारा, चीतल और सांभर पाए जाते हैं। अगला लिखा है रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभयारण्य। ये बूंदी जिले में है और यहाँ पर विषधारी सांप यानी कि जहरीले सांप और बाघ और रीछ पाए जाते हैं। अगला लिखा है जमवा रामगढ़ वन्यजीव अभयारण्य। ये जयपुर जिले में है। यहाँ पर बघेरा, जरख, सियार और भेड़िया पाए जाते हैं। अगला लिखा है राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल वन्यजीव अभयारण्य। ये कोटा, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, चंबल नदी के सहारे ये फैला हुआ है और यहाँ पर घड़ियाल, भेड़िया, सियार और लोमड़ी पाए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्यजीव अभयारण्य दर्शाए गए हैं। तो ये जो वन्यजीव अभयारण्य थे ये प्रमुख वन्यजीव अभयारण्य थे। राजस्थान में कई वन्यजीव अभयारण्य हैं, ये भी याद रखिएगा। और प्रमुख जो हैं उनके बारे में यहाँ पर बताया गया है। यहाँ पर मानचित्र में भी दिखाया गया है। मानचित्र में आप देख सकते हैं ये जो राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर दर्शाए गए हैं, केवला देव राष्ट्रीय उद्यान, रणथंभौर, मुकुंदरा हिल्स, और ये जो और छोटे छोटे से लिखे हुए आपको दिख रहे हैं ये वन्यजीव अभयारण्य हैं। आगे लिखा है इसके अतिरिक्त राजस्थान में जवाहर सागर अभयारण्य, कोटा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, बंद बरेठा वन्यजीव अभयारण्य भरतपुर और भैंस रोड गढ़ वन्यजीव अभयारण्य बस्सी
वन्य जीव अभयारण्य, चित्तौड़गढ़ सवाई मानसिंह वन्य जीव अभयारण्य, सवाई माधोपुर वन्य जीव अभयारण्य, वन विहार वन्य जीव अभयारण्य, रामसागर वन्य जीव अभयारण्य, केसरबाग वन्य जीव अभयारण्य, जयसमंद वन्य जीव अभयारण्य, सज्जनगढ़ वन्य जीव अभयारण्य, नाहरगढ़ वन्य जीव अभयारण्य जयपुर, शेरगढ़ वन्य जीव अभयारण्य बारात, ताल छापर वन्य जीव अभयारण्य चूरू में स्थित है। तो ये सभी उस मानचित्र में दर्शाए गए हैं, इस वाले मानचित्र में जो अभी आपको दिखाया था। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप राजकीय पशु देख सकते हैं चिंकारा। राजस्थान का राजकीय पशु है चिंकारा और राजकीय घरेलू पशु है, पालतू पशु है ऊंट। ऊंट को रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है राजस्थान में रणथंभौर, सरिस्का एवं मुकुंदरा हिल्स बाघ संरक्षण परियोजनाएं हैं तथा केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान एवं सांभर झील वेटलैंड यानी नम भूमि जहां प्रवासी पक्षी आते हैं। वन्य जीव श्रेणी में चिंकारा एवं पालतू श्रेणी में ऊंट राज्य पशु है, तो ये भी आपको याद रखना है। अब लिखा है वन संरक्षण के बारे में, चलिए पढ़ लेते हैं। लिखा है राष्ट्रीय वन नीति वर्ष 1952 संशोधित 1988 के अनुसार कुल भूभाग का लगभग 33% वन क्षेत्र होना चाहिए। राजस्थान राज्य की वन नीति 2010 में राज्य के संपूर्ण भूभाग के 20% को वृक्षाच्छादित करने का लक्ष्य रखा गया ताकि पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण संतुलन बने रहने के साथ प्रदेशवासियों के सामाजिक आर्थिक उत्थान के लक्ष्यों की प्राप्ति भी संभव हो सके। लेकिन राजस्थान में वन क्षेत्र लगभग 10% ही है। वनों की अंधाधुंध कटाई एवं जागरूकता के अभाव के कारण राजस्थान में आरक्षित वन का क्षेत्रफल समय के साथ कम हुआ है। राजस्थान में वनों का विस्तार एवं संरक्षण प्रत्येक नागरिक का दायित्व है। तो राजस्थान में वन का क्षेत्रफल जो है समय के साथ कम हुआ है क्योंकि जो मनुष्य है अपने स्वार्थ के कारण वनों का विनाश कर रहा है, जबकि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। एक नागरिक होने के नाते हमारा दायित्व है कि हम अधिक से अधिक वृक्षों को लगाएं, वृक्षों की संख्या में बढ़ोतरी करने में सहयोग करें ताकि पर्यावरण का संतुलन बना रहे। आगे लिखा है वन संरक्षण के उद्देश्य से राज्य सरकार एवं अनेक संस्थाओं द्वारा जनमानस में जागरूकता हेतु अभियान चलाए गए हैं। वनों से लकड़ी काटने पर पाबंदी लगाई गई, वृक्षारोपण, चारागाह विकास एवं सामाजिक वानिकी के कार्य किए गए हैं। जोधपुर में केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान काजरी एवं शुष्क वन अनुसंधान संस्थान आफरी स्थित हैं। तो ये आपको याद रखना है, ये जोधपुर में है। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान काजरी और शुष्क वन अनुसंधान संस्थान आफरी। इस तो राजस्थान में वन का क्षेत्रफल समय के साथ कम हुआ है क्योंकि मनुष्य जो है अपने स्वार्थ के कारण पेड़ों को काट रहा है, वृक्ष विनाश हो रहा है, वन विनाश हो रहा है। जबकि एक नागरिक होने तो राजस्थान में वन का क्षेत्रफल समय के साथ कम हुआ है क्योंकि वनों की अंधाधुंध कटाई चल रही है, वन विनाश हो रहा है। मनुष्य अपने स्वार्थ के कारण तो राजस्थान में वन क्षेत्रफल समय के साथ कम हुआ है क्योंकि मनुष्य जो है अपने स्वार्थ के कारण वन का विनाश कर रहा है। जबकि एक नागरिक होने के नाते हमारा ये दायित्व है कि हम अधिक से अधिक वृक्षों की संख्या में सहयोग करें। तो राजस्थान में वन का क्षेत्रफल समय के साथ कम हुआ है क्योंकि मनुष्य जो है अपने स्वार्थ के कारण वन विनाश कर रहा है, अंधाधुंध पेड़ काटे जा रहे हैं। जबकि एक नागरिक होने का दायित्व क्या है, हमें अधिक से अधिक वृक्षों की संख्या को बढ़ाना चाहिए ताकि पर्यावरण का संतुलन बना रहे। आगे बढ़ते हैं। वन संरक्षण के उद्देश्य से राज्य सरकार एवं अनेक संस्थाओं द्वारा जनमानस में जागरूकता हेतु अभियान चलाए गए हैं ताकि मनुष्य जागरूक बने
वनों से लकड़ी काटने पर पाबंदी लगाई गई। वृक्षारोपण, चारागाह विकास एवं सामाजिक वानिकी के कार्य किए गए। जोधपुर में केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान काजरी एवं शुष्क वन अनुसंधान संस्थान आफरी स्थित है। इस संस्थान का उद्देश्य शुष्क एवं अर्ध शुष्क क्षेत्रों में वनों एवं वन्य जीवों के विकास हेतु अनुसंधान करना है। तो ये आपको याद रखने हैं। जोधपुर में केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान काजरी और शुष्क वन अनुसंधान संस्थान आफरी ये स्थित हैं। अब यहाँ पर एक महत्वपूर्ण तथ्य लिखा हुआ है, शायद इस कहानी के बारे में आप लोग जानते भी हो। लिखा है राजस्थान के जोधपुर जिले के खेजड़ेली गांव में ठेकेदारों द्वारा वृक्षों को काटा जा रहा था। इन्हें बचाने के लिए उस क्षेत्र के लोगों ने विरोध किया। अमृता देवी के नेतृत्व में 1730 ईस्वी में 363 स्त्री पुरुषों ने वनों को बचाने के लिए वृक्षों से लिपटकर बलिदान कर दिया था। अमृता देवी की स्मृति में यहाँ एक मृग उपवन स्थापित किया गया। प्रतिवर्ष भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की 10वीं को यहाँ विश्व का एकमात्र मेला लगता है। ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेसन होता है यहीं पर समाप्त। शब्दावली के बारे में पढ़ लेते हैं। शब्दावली क्या दी गई है? वाष्पीकरण क्या होता है? तापमान अधिक होने के पर जल का भाप बनकर उड़ जाना। अभयारण्य क्या है? पशु पक्षी विहार हेतु संरक्षित वन क्षेत्र और सदाबहार वन, सदा हरा भरा रहने वाला वन। अगला लेसन है खनिज एवं ऊर्जा संसाधन। तो खनिजों के बारे में, खनिजों के प्रकार के बारे में और ऊर्जा संसाधन के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। राजस्थान को खनिजों का अजायब घर कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर बहुतायत में खनिज प्राप्त होते हैं। तो चलिए पढ़ लेते हैं। लिखा है प्राकृतिक संसाधनों में खनिज संसाधन महत्वपूर्ण है। राजस्थान में विभिन्न प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। दैनिक उपयोग में आने वाली अनेक वस्तुएं खनिजों से प्राप्त उत्पादों से निर्मित होती हैं। औद्योगिक विकास के लिए खनिजों की उपलब्धता महत्वपूर्ण होती है। अब लिखा है खनिज के बारे में, फिर खनिजों के प्रकार के बारे में। तो खनिज क्या है? खनिज एक निश्चित रासायनिक संगठन वाले भौतिक पदार्थ होते हैं जिन्हें खानों से खोद कर निकाला जाता है, जैसे सीसा, जस्ता, चूना पत्थर, अभ्रक, कोयला, तांबा, लोहा, खनिज तेल। ये सभी क्या है? ये खनिज हैं। खनिजों के प्रकार पढ़ लेते हैं। धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज, ऊर्जा खनिज। तो चलिए सबके बारे में लिखा हुआ है। सबसे पहले लिखा है धात्विक खनिज के बारे में। जिन खनिजों में धातु की मात्रा पाई जाती है उन्हें धात्विक खनिज कहते हैं। इन खनिजों को गलाकर नवीन उत्पाद प्राप्त किए जा सकते हैं। ये कठोर होते हैं तथा इनमें चमक होती है क्योंकि इनमें धातु की मात्रा पाई जाती है, इसीलिए इन्हें कहा जाता है धात्विक खनिज। दूसरा है अधात्विक खनिज। तो जिन खनिजों में धातु की मात्रा नहीं पाई जाती उन्हें अधात्विक खनिज कहते हैं। ये प्रकृति में जैसे मिलते हैं उन्हें वैसे ही उपयोग में लाया जाता है, अर्थात इनमें बदलाव नहीं किया जाता। और अगला प्रकार है ऊर्जा खनिज। तो जिन खनिजों से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है उन्हें ऊर्जा खनिज कहते हैं, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। अब यहाँ पर इनके उदाहरण भी लिखे हुए हैं धात्विक, अधात्विक और ऊर्जा खनिज के। धात्विक खनिज के उदाहरण क्या हैं? लौह अयस्क, मैग्नीज, सीसा, जस्ता, चांदी, तांबा। ये सभी क्या है? ये धात्विक खनिज हैं। इनमें धातु की मात्रा पाई जाती है। अधात्विक खनिज कौन से हैं? चूना पत्थर, जिप्सम, संगमरमर, अभ्रक, रॉक फास्फेट, घिया पत्थर, नमक, बलुआ पत्थर। ये अधात्विक हैं क्योंकि इनमें धातु की मात्रा नहीं पाई जाती। और ये हैं ऊर्जा खनिज। कौन कौन से? कोयला, खनिज तेल एवं प्राकृतिक गैस। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इनके उदाहरण याद रखिएगा क्योंकि प्रश्न इस तरीके से पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सा धात्विक खनिज है। तो आपको धात्विक खनिज के उदाहरण पता होंगे तभी तो आप उसमें बता पाएंगे कि कौन सा धात्विक खनिज। आगे लिखा हुआ है राजस्थान का वॉलेस्टोनाइट, जस्पर, सीसा, जस्ता इत्यादि खनिजों में एकाधिकार है। संगमरमर, ग्रेनाइट, कोटा स्टोन, बलुआ पत्थर, चांदी, जिप्सम, रॉक फास्फेट, कैल्साइट, बालक के, घिया पत्थर एवं तांबा के उत्पादन में भी राज्य अग्रणी है। तो ये आप याद रखिएगा। खनिजों की उपलब्धता एवं उत्पादन में राजस्थान का अरावली पर्वतमाला क्षेत्र सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। आगे लिखा है देश का अधिकांश सीसा जस्ता राजस्थान में उत्पादित होता है। इसके उप उत्पाद के रूप में चांदी, कैडमियम भी प्राप्त होता है।
देवारी यानी उदयपुर में जस्ता शोधक संयंत्र एवं तथा चंदेरिया चित्तौड़गढ़ में सीसा जस्ता शोधक संयंत्र स्थापित हैं और ये आपको याद रखना है। देवारी जो है उदयपुर में है, यहाँ पर जस्ता शोधक संयंत्र, और चंदेरिया चित्तौड़गढ़ में सीसा जस्ता शोधक संयंत्र स्थापित हैं। इनके नाम आपको याद रखने हैं और ये जिस स्थान पर हैं वो भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के प्रमुख खनिज संबंधित जिले एवं उपयोग तालिका में दर्शाई गई हैं। ये जो तालिका दी गई है इसमें चलिए पढ़ लेते हैं। लिखा है सीसा जस्ता, सबसे पहले जो खनिज लिखा है वह लिखा है सीसा जस्ता। खनिज संबंधित जिले कौन कौन से हैं? उदयपुर, भीलवाड़ा, राजसमंद। उपयोग क्या है इसका? आम्ल बैटरी, सुरक्षा उपकरण, बर्तन, सौंदर्य प्रसाधन, रंग उद्योग। अब उपयोग यहाँ पर लिखे हुए हैं तो ये महत्वपूर्ण भी हैं क्योंकि रीट में इनके उपयोग पूछ लिए गए थे एक प्रश्न में, तो ये उपयोग भी आपको याद रखने हैं। तांबा से संबंधित जिले कौन कौन से हैं? झुंझुनू, खेतड़ी, जो खेतड़ी है वह झुंझुनू जिले में है, अलवर, सीकर। तांबे का उपयोग क्या है? विद्युत तार उपकरण और बर्तन। तांबे के बर्तन भी बनाए जाते हैं और विद्युत तार उपकरण भी बनाए जाते हैं। अगला खनिज है लौह अयस्क। संबंधित जिले हैं जयपुर, सीकर, झुंझुनू। उपयोग है मशीनरी, रेलवे पटरी और भवन निर्माण। इन सभी में लोहे का प्रयोग होता है। आगे बढ़ते हैं। चांदी, अगला जो खनिज लिखा हुआ है वह है चांदी। संबंधित जिले हैं उदयपुर, राजसमंद। उपयोग है आभूषण, सिक्के, सजावटी वस्तुएं। अगला खनिज लिखा हुआ है जिप्सम। जिप्सम से संबंधित जिले बीकानेर, नागौर, श्रीगंगानगर, बाड़मेर, जैसलमेर। उपयोग क्या है? रासायनिक उर्वरक, प्लास्टर ऑफ पेरिस और सीमेंट में। अगला खनिज लिखा है रॉक फास्फेट। संबंधित जिले हैं उदयपुर, जैसलमेर, बांसवाड़ा, जयपुर। और इसका उपयोग क्या है? रासायनिक उर्वरक। रासायनिक उर्वरक में इसका उपयोग किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला खनिज लिखा है अभ्रक। संबंधित जिले हैं भीलवाड़ा, अजमेर, जयपुर। उपयोग है विद्युत उपयोग, सजावट, दर्पण में। और अगला खनिज लिखा है वॉलेस्टोनाइट। संबंधित जिले हैं सिरोही, अजमेर। उपयोग है सिरेमिक उद्योग, कागज उद्योग और रंग उद्योग। अगला खनिज लिखा है संगमरमर। संबंधित जिले हैं राजसमंद, नागौर, उदयपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, सिरोही, कोटा। उपयोग क्या है? भवन निर्माण, मूर्ति निर्माण, कलाकृतियां। ये सभी पत्थर से ही बनाए जाते हैं। अगला लिखा है चूना पत्थर। संबंधित जिले हैं चित्तौड़गढ़, सिरोही, कोटा, उदयपुर। इसका उपयोग क्या है? सीमेंट बनाने में और निर्माण कार्य में। अगला खनिज लिखा है ग्रेनाइट। संबंधित जिले हैं जालौर, जैसलमेर, पाली, सिरोही। और उपयोग है भवन निर्माण और मूर्ति निर्माण में। तो ये प्रमुख खनिज लिखे हुए थे, संबंधित जिले और इनके उपयोग आपको याद रखने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये मानचित्र दिया गया है, यहाँ पर जो खनिज हैं वो दर्शाए गए हैं, आप देख सकते हैं। और संकेत यहाँ पर लिखा हुआ है। हर खनिज को अलग अलग संकेत से दर्शाया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लिखा है ऊर्जा संसाधन के बारे में। खनिज के बारे में आपको बता दिया, खनिज के प्रकार बता दिए, संबंधित जिले बता दिए और उपयोग आपने पढ़ लिया। अब ऊर्जा संसाधन के बारे में जान लेते हैं। ऊर्जा संसाधनों को दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला है परंपरागत ऊर्जा संसाधन, दूसरा है गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन। और यहाँ से प्रश्न पूछ लिया जाता है, कई प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। ऊर्जा संसाधन से पूछ लिया जाता है कि निम्न में से कौन सा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है या निम्न में से कौन सा गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। तो आपको इनकी परिभाषाएं और उदाहरण याद रखने हैं। आगे लिखा है ऊर्जा के परंपरागत संसाधनों में कोयला, खनिज तेल एवं प्राकृतिक गैस इत्यादि आते हैं। ये एक बार उपयोग में ले लेने पर सदा के लिए समाप्त हो जाते हैं। तो इनके उदाहरण आपको याद रखने हैं, कोयला, खनिज तेल एवं प्राकृतिक गैस। आगे लिखा है ऊर्जा के गैर परंपरागत संसाधनों में परमाणु ऊर्जा, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, बायोमास इत्यादि आते हैं। इनका उपयोग बार बार किया जा सकता है। तो ये उदाहरण आपको याद रखने हैं। अब सबके बारे में डिटेल में बताया जा रहा है। सबसे पहले लिखा है ऊर्जा के परंपरागत संसाधन और उसमें पहला है कोयला। तो कोयला 4 प्रकार का होता है।
एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट एवं पीट। ये कोयले के प्रकार आपको याद रखने हैं। एंथ्रेसाइट कोयला उत्तम किस्म का होता है। राजस्थान में लिग्नाइट कोयला पाया जाता है। तो यदि प्रश्न पूछ लिया जाए कि राजस्थान में कौन सा कोयला पाया जाता है, तो लिग्नाइट। यह कोयला पलाना, बरसिंगसर, बीकानेर, कर्पूरी, बाड़मेर, मेड़ता रोड, नागौर, जैसलमेर क्षेत्र में मिलता है। राजस्थान का पहला सुपर थर्मल पावर स्टेशन सूरतगढ़ श्रीगंगानगर में है, और ये आपको याद भी रखना है। आगे लिखा है कोटा, कालीसिंध, झालावाड़, छबड़ा, बारा में कोयले पर आधारित ताप विद्युत संयंत्र हैं। तो ये आपको याद रखना है, कहाँ कहाँ पर है? कोटा, कालीसिंध, छबड़ा में कोयले पर आधारित ताप विद्युत संयंत्र स्थित है। आगे लिखा है बाड़मेर के गिरल में लिग्नाइट आधारित ताप विद्युत संयंत्र हैं। अब आप कोयले के प्रकार याद रखिएगा। राजस्थान में कौन सा कोयला पाया जाता है, ये याद रखिएगा। और जो राजस्थान का पहला सुपर थर्मल पावर स्टेशन सूरतगढ़ श्रीगंगानगर में है, ये याद रखिएगा। यदि प्रश्न पूछा जाएगा तो यहाँ से बन सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ चित्र में आप कोयले की खान देख सकते हैं। ये लोग यहाँ पर कार्य कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रकार लिखा हुआ है। अगला जो उदाहरण है, खनिज तेल एवं प्राकृतिक गैस। लिखा है जैसलमेर बेसिन, बाड़मेर, सांचौर बेसिन, बीकानेर, नागौर बेसिन में खनिज तेल पाया जाता है। घोटारू, कमलीताल, तनौट, मनिहारी टिब्बा, रामगढ़, राजेश्वरी, डांडेवाला आदि में प्राकृतिक गैस के भंडार मिलते हैं। आगे लिखा है सादेवाला जैसलमेर, बागेवाला बीकानेर, ऐश्वर्या, मंगला, बाड़मेर में खनिज तेल पाया जाता है। जैसलमेर में रामगढ़, बारा में अंता, धौलपुर में प्राकृतिक गैस आधारित विद्युत गृह हैं। ये याद रखिएगा। यहाँ पर बाड़मेर रिफाइनरी का आप चित्र देख सकते हैं। आगे जल विद्युत के बारे में बताया जा रहा है। ऊर्जा के परंपरागत स्रोत में जो अगला उदाहरण है वह है जल विद्युत। चलिए पढ़ लेते हैं। लिखा है जल विद्युत का ऊर्जा संसाधन में प्रमुख स्थान है। राजस्थान में चंबल नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत गांधी सागर, राणा प्रताप सागर से जल विद्युत उत्पन्न की जा रही है। बांसवाड़ा जिले में माही बजाज सागर परियोजना से भी जल विद्युत की प्राप्ति हो रही है। कुछ बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं से भी राजस्थान को विद्युत उत्पादन में हिस्सा प्राप्त हो रहा है, जैसे भाखड़ा नांगल ब्यास परियोजना। तो नदी घाटी परियोजनाओं के बारे में आपने क्लास 6 की बुक में पढ़ ही लिया है, तो आपको पता ही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है ऊर्जा के गैर परंपरागत संसाधन। पहला लिखा है परमाणु ऊर्जा। तो रावतभाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र देश का दूसरा परमाणु विद्युत संयंत्र है, जो चित्तौड़गढ़ जिले के रावतभाटा में स्थित है। यह अत्याधुनिक तकनीक एवं प्रौद्योगिकी से बनाया गया है। तो ये परमाणु ऊर्जा संयंत्र दूसरा है, तो पहला कौन सा है ये भी तो आपको पता होना चाहिए। तो देश का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, जो महाराष्ट्र में स्थित है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आगे लिखा है यह पहला अत्याधुनिक तकनीक एवं प्रौद्योगिकी से बनाया गया संयंत्र है। आगे बढ़ते हैं। लिखा है पवन ऊर्जा। तो राजस्थान का भौतिक स्वरूप एवं जलवायु पवन ऊर्जा के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। वर्तमान में जैसलमेर, प्रतापगढ़, जोधपुर, बाड़मेर जिलों में पवन आधारित विद्युत गृह स्थापित हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये रावतभाटा परमाणु केंद्र इस चित्र में, इसमें ये आप पवन चक्की लगी हुई देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है बायोगैस। राजस्थान में पशुपालन प्रमुख व्यवसाय होने के कारण बायोगैस संयंत्र लगाए गए हैं। उदयपुर, जयपुर सहित अनेक जिलों में छोटे छोटे बायोगैस संयंत्र स्थापित किए गए हैं। राजस्थान सरकार द्वारा बायोगैस संयंत्र स्थापित करने हेतु अनुदान भी दिया जाता है। इसका उपयोग घरेलू ऊर्जा के रूप में हो रहा है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है।
और राजस्थान सरकार द्वारा बायोगैस संयंत्र स्थापित करने के लिए अनुदान भी दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला जो उदाहरण लिखा है सौर ऊर्जा। राजस्थान एक गर्म प्रदेश है, अतः सौर ऊर्जा का अधिकतम उपयोग संभव है। इससे सौर ऊर्जा उत्पादन की संभावना बढ़ जाती है। सौर ऊर्जा का उपयोग ऊर्जा संयंत्र, स्ट्रीट लाइट, सोलर कुकर, वाटर हीटर्स आदि में किया जाता है। राज्य सरकार द्वारा सौर ऊर्जा चलित छत और सौर ऊर्जा संयंत्रों एवं घरेलू उपकरणों पर वित्तीय सहायता देकर इनके उपयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है। भाडला में देश के सबसे बड़े सोलर पार्क की स्थापना की गई है, भाडला जोधपुर में। तो ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बायोगैस संयंत्र इस चित्र में आप देख सकते हैं और ये सोलर पैनल देख सकते हैं। ये तो आपने देखे ही होंगे, सोलर पैनल आपके घर में ही शायद लगे हों। आगे लिखा है, हमारे पास खनिज संसाधन एवं परंपरागत ऊर्जा संसाधन सीमित मात्रा में उपलब्ध हैं। लाखों वर्षों की भूगर्भिक प्रक्रिया द्वारा खनिज बनते हैं। हमें खनिजों के अनियमित दोहन पर नियंत्रण करना चाहिए। ऊर्जा के प्रयोग में सावधानी बरतनी चाहिए और इसके अपव्यय को रोकना चाहिए। तो अच्छा लेसन था। इसमें खनिज के प्रकार, संबंधित जिले, उपयोग, ऊर्जा संसाधन, उनके प्रकार, उदाहरण, इन सब के बारे में बताया गया है। प्रश्न बनने की संभावना है। खनिज से प्रश्न बन सकता है और ऊर्जा संसाधन से भी प्रश्न बन सकता है। शब्दावली पढ़ लेते हैं। सौर ऊर्जा क्या होता है? सूर्य से प्राप्त ऊर्जा। और अयस्क क्या होता है? प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला पदार्थ जिससे धातु प्राप्त की जा सकती है। दो बहुविकल्पी प्रश्न दिए गए हैं, चलिए इनके उत्तर देख लेते हैं। लिखा है, धात्विक खनिज समूह की पहचान कीजिए। तो जिसमें धातु पाई जाती है वह धात्विक खनिज होता है। तो सीसा, तांबा, लोहा, पहला विकल्प सही हो जाएगा। दूसरा है चंदेरिया सीसा जस्ता शोधक यंत्र किस जिले में स्थापित है? तो चित्तौड़गढ़ में है, आपको पता ही है, अभी आपको बताया ही था। तो ये लेसन भी यहीं पर होता है समाप्त। पहला और दूसरा लेसन कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में तीसरा और चौथा लेसन कंप्लीट करवाएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो कैसा लगा ये कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और इसके पहले वाली वीडियो यदि नहीं देखी हैं तो देख लीजिए, अभी आप लोगों के पास समय है, क्योंकि इसके अलावा भी आपको और भी चीजें पढ़नी है। तो इसको जल्दी से कंप्लीट कर लीजिए, फिर अपने और सिलेबस पर फोकस कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।